कुछ बातें आपसे पहले करना चाहूँगा ताकि हम लोग प्रॉपर जो है एक ट्रैक पे आ सकें। आप लोगों ने जितनी भी मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूँगा, आपने देखना है कि मैं किस तरह से प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैनेज करके इंशाल्लाह एक लेवल तक लेके जाऊँगा। बेसिकली क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल ही होगी। सो अपने माइंड में ये रखिएगा कि यहाँ पे जो बात होगी अल्टीमेटली उसका इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट होगा। सो वेट करना है और जो इंस्ट्रक्शंस देता जाऊं कोशिश कीजिएगा कि उनको फॉलो करते जाइएगा। ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बंदे को इन 3 वजूहात की वजह से हायर करता है। एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हायर करता है उसके नॉलेज की वजह से, एक रीजन। दूसरी क्या, उसकी स्किल्स। और तीसरी चीज क्या है, उसकी एबिलिटीज। इसके साथ जो है एक और वर्ड जो है हमारी कॉर्पोरेट वर्ड जो है एक और वर्ड को अटैच करती है, दैट इज बिहेवियर। लेकिन मैं थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे मेरी शक्ल जो है ना किसी का इंटरव्यू लेने के बाद किताब देते हुए फाउंडेशन के पेज पे, ठीक है। तो वो इंटरव्यू लेते हुए मैं बाज़ औक़ात बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उनको देखता हूं, उनको ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। और बहुत सारी नई बातें मुझे पता चलती हैं। एक्चुअली मेरी खुद बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है बिहेवियर के बारे में। मैंने ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं मैंने उनसे पूछा कि सर एक इंटरव्यू के दौरान बिहेवियर की असेसमेंट किस तरह से की जाती है, क्या होता है। उन्होंने कहा सर देखें इसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू में बिहेवियर को उस तरह से असेस नहीं किया जा सकता। रीजन क्या, बंदा जो भी इंटरव्यू देने आता है वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मैंने कैसा बिहेवियर शो करना है, ठीक है। सो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बड़े पिंचिंग टाइप के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? इस बंदे को ट्रैक से हटाया जाए, इसका असल बिहेवियर निकालो। जितने भी बड़े आपके जो हैं CSS के या PMS के जो भी बड़े बड़े इदारे हैं जिनके इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे एक ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है जो कि उस बंदे की साइकी को ऑब्जर्व करता है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद अपना कोई कंक्लूजन देता है। किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं होता कि यार मेरे पास एक अच्छा रिसोर्स आया तो मैं इसको वापस भेज दूँ। सूटेबल कोई हो तो वो उसको ज़रूर रखता है। ऐसे ही होता है ना, कोई वजह होती है उसको कहता है भाई फिर आना, नेक्स्ट डोर जाके नॉक करो। क्यों? आपकी दस्तक इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आप जो है उसको गेट कर सकें। मैं अगर सारी चीज़ों का समअप करूं तो मुझे क्या इसमें चीज़ लगती है कि हम लोग सारे इन्वायरमेंट को, सारे के सारे जॉब के प्रोसेस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। और ये अंडरस्टैंडिंग किस वजह से है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से। हम क्या, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, मुझे सब पता है। और ये जो सब पता वाली बात है ये हमें बहुत सारी चीज़ों से पीछे ले जाती है। ये सब लोग जो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए, एक जुमला मैं इनको कहना चाहूँगा, डिसहार्ट तो कभी भी मत हो। देखें छोटी छोटी जो नाकामियाँ आपकी लाइफ में आती हैं, मेरा मानना है कि वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियों का पेशखैमा होती हैं। सो जो नाकामियों से कभी मत घबराए। हम स्किल्स पे बात कर रहे थे ज़रा। ये 3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये होता है, ये रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी पर्सन को हायर करता है। या तो उसके नॉलेज की वजह से, या उसकी स्किल्स की वजह से, या फिर उसकी एबिलिटीज की वजह से। नॉलेज तो आप रट्टा मार के जो मर्जी करके जैसे भी यूनिवर्सिटी से लेके आ जाते हो, ठीक है। आगे प्रेजेंट क्यों नहीं होता, दैट इज द सेपरेट थिंग। स्किल्स नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज तो होता है कुछ हद तक, इसी वजह से पास हुए ना, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज, एबिलिटीज आप कब शो कर सकते हो? जब आप ऑन जॉब हो। तो दरमियान में कहानी कौन सी रह जाती है? स्किल्स की। और आपने देखा कि 68% जो है स्किल्स वो मैटर कर रही होती हैं और उसमें से भी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल को लाइफ की और सॉफ्ट स्किल जितनी भी स्किल्स हैं उन सब में से अगर HR मैनेजर्स को, HR हेड्स को पूछा जाए कि सबसे जो है बेस्ट स्किल वो कौन सी है, तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक किंग स्किल है जो कि आपकी बहुत सारी दूसरी स्किल्स को क्या कर देती है, डील कर लेती है। अगर कहीं पे कोई थोड़ी बहुत कमी है तो आप कम्युनिकेशन की वजह से क्या कर लेते हो, उसको मैनेज कर लेते हो। आपके ख्याल में कोई भी इंसान जो है डेली एवरेज, एक नॉर्मल इंसान एवरेज कितने जो हैं वर्ड्स डेली के वो सुनता होगा? 25,000। जी, एनीबडी एल्स? जी, 20 से 30,000 वर्ड्स एक नॉर्मल इंसान एक दिन में सुनता है। कम्युनिकेशन जो है इतनी ज्यादा मैटर करती है।
अब देखें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, वहां पे सब कुछ आपका कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप चुप करके अगर बैठे रहोगे, ठीक है, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। ठीक, अब अगला सवाल, हम कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रहे हैं। सवाल आपकी तरफ, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है? बहुत एक आम सा सवाल है। कम्युनिकेशन बेसिकली जो है वो ये है कि आपके पास जो आइडिया है वो आप दूसरे को समझा सकें और उसके आइडिया को समझ सकें, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखें, समझाना है, किसी को कोई बात बतानी है, सवाल ये पैदा होता है कि बात कहाँ से आएगी? देयर मस्ट बी सम इनपुट जो पहले आपके दिमाग में हो, जिसको आप कम्युनिकेट करोगे, ऐसे ही है। जब हम जॉब इंटरव्यूज पे जाते हैं तो इनपुट क्या हो सकती है? नॉलेज, ऐसे ही है। लेकिन आपको एक मजे की चीज बताऊं, नॉलेज सिर्फ बुकिश नहीं होता। आप एम्प्लॉयर को दो चीजें भेजते हो, एक आपकी सीवी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आपने उसके साथ क्लेम किया होता है कि मैं जेडी के अकॉर्डिंगली, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपके साथ मैनेज कर सकता हूं, आपको फैसिलिटेट कर सकता हूं, इसीलिए आप भेजते हो ना। ऐसे ही होता है ना। सो सवाल जितने भी होते हैं वो इन्हीं दोनों चीजों से रिलेटेड मोस्टली पूछे जा रहे होते हैं। आपने जो सीवी में क्लेम किया उससे रिलेटेड, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उससे रिलेटेड। एम्प्लॉयर आपसे यही पूछता है, भाई ये काम हमने करवाना, कर लोगे? आप कहते हो कर लूंगा। ऐसे ही होता है ना, नहीं करूंगा, वो आपको रिजेक्ट कर देता है। सो इनपुट आपको किस चीज से रिलेटेड चाहिए होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं इस टाइम ओवरऑल कम्युनिकेशन को बाद में टच करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल करंट जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड इसको समराइज करना चाह रहा हूं कि इंटरव्यू में कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो इनपुट किन चीजों से रिलेटेड चाहिए होती है? सीवी और जेडी। कुछ लोगों ने सीवी लिखी होती है 5 साल पहले और सेम वही सीवी चल रही होती है, तो पूछता है एम्प्लॉयर, भाई जान आपने ये चीज लिखी हुई है, अच्छा कहाँ लिखी है? उनको अपनी सीवी में नहीं पता होता। यकीन करें, बिलीव यू मी, ऐसे होता है। घर का एड्रेस भी चेंज हो चुका होता है, वो भी नहीं चेंज किया होता। यहां तक जो है वो चीजें सामने आती हैं, वो उसको रिवाइज करना, उसको देखना दोबारा बॉदर ही नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉब का जो एक प्रोसेस होता है उसमें कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होती है? वेरी फर्स्ट कॉल। जी, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होता है? जैसे ही हम इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं। हाँ जी, और कोई? जैसे ही हम अपना सीवी सेंड करते हैं। जी, और कोई? जैसे हम ऐड पढ़ते हैं। दैट्स द करेक्ट आंसर। हम इस बेसिक पॉइंट को, आप देखें कितने लोगों ने जवाब दिया। हम कम्युनिकेशन को सिरे से ही क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। आप लोगों को, बिलीव यू मी, मैंने कई लोगों को देखा है, पता किस तरह की एड्स में अप्लाई करते हुए, जिनमें कैरियर के स्पेलिंग ये लिखे होते हैं, ये कैरियर है, और आपने किसके लिए अप्लाई करना होता है? करियर के लिए। और कई लोग इसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ना भेज, लिखने वालों को पता होता है कि हम लिखवा क्या रहे हैं, और ना पढ़ने वाले को पता होता है। फ्लॉज देखने आपने, देखें कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसे बेटर हो सकती है जब उसके फ्लॉज देखेंगे। ऐसे ही होगा ना। सो पहला फ्लॉ कहां से स्टार्ट होता है कि जब एक जॉब की एड आती है ना, हम उसी को नहीं पढ़ते, उसी को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसका जेडी उसने क्या मांगा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो चाह क्या रहा है। देखें यहां से अभी भाई ने जवाब दिया कि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था, डेफिनेटली इन्होंने जेडी नहीं पढ़ा था या इन तक प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुआ था। ठीक है, इधर से किसी और का आंसर इसी तरह के जो था वो आया था कि मेरा वो जो है उस चीज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये चीज अगर वहां से पढ़ ली जाती तो एक रिजेक्शन से बच जाते। ऐसे होना था। ठीक है, सो हमारी जॉब का जो प्रोसेस है उसमें कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट होती है? जैसे ही हम एड को पढ़ते हैं, चाहे किसी के वर्ड ऑफ माउथ से हमारे तक कम्युनिकेट हो, चाहे लिखी हुई कम्युनिकेट हो, वहीं से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो क्या थी? वो कंपनी ने इनपुट दी। अब आपने क्या करना है? आपने उसका या तो रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, या आपने रिएक्ट करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में डिफरेंस समझते हैं? कम्युनिकेशन स्किल, रिएक्शन पता क्या होता है? बगैर सोचे समझे बस कर दो। फिर रिजल्ट क्या आता है? बुरा ही आता है, कुछ अजीब ही आता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रॉपरली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर दो। सो आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स कैसे? एक अच्छा रिज्यूमे या सीवी लिख के, वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। ओके जी, सीवी चली गई, सब कुछ हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ओके। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट जी,
इंटरव्यू की कॉल आती है, या आपको ईमेल आती है या आपको कॉल आती है। ऐसे ही है, आप कॉल रिसीव करते हो, कहीं पे आप खेल रहे हो, कहीं पे कोई गेम खेल रहे हो, घर में कोई लड़ाई चल रही है, अचानक कॉल आ जाती है, भाईजान आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर योर इंटरव्यू। हाँ जी, अब क्या होगा आगे? किस तरह की अब हमारे साथ कम्युनिकेशन हुई है? फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है। और हमारा कम्युनिकेशन का कौन सा जो पार्ट है, मतलब एक होता है ना रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, कौन सा जो पार्ट है वो यूज हुआ है? लिसनिंग। हमने सुना है, ठीक है। ऐसे ही है, हमने सुन तो लिया लेकिन हमारी साइड पे क्या थी? सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, घर में लड़ाई चल रही थी। आंसर कैसे करेंगे? आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। एम्प्लॉयर का मसला नहीं है आपके पास, या आपकी तरफ क्या इशू चल रहा है, आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। कैसे? पहले उसकी सारी बात सुननी है। अब आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, यहां पे रिएक्ट कर रहे हो। ओके जी, हम लिसनिंग को दोबारा जाके टच करेंगे, थोड़ा सा आगे। फोन कॉल तक बात आ गई, अब उसके बाद टाइम डिसाइड हो गया, आपने जाना है एक जगह पे, वहां पे जाके आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। ऐसे ही होता है। चलें जी, कॉल आई, आप चले गए। अब क्या होगा? जिस जगह पे आप जाके बैठे हो वहां से आगे एक इंटरव्यू रूम भी है जहां पे आपने जाना है। यहां से आप उठे, दरवाजा खोला, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन, जिसको कि आजकल लोग निगेट करते हैं। पीपल से इसके फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन, लोग ये कहते हैं। क्यों? वक्त के साथ साथ क्या होता है, आप में बदलाव आता जाता है, और वो जो आपने इंप्रेशन दिया होता है वो बाज़-औक़ात मेंटेन नहीं रहता। सो मैं इसको रिप्लेस किस वर्ड से करता हूं कि आपकी जो एंट्री है दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद जाके आपको क्या करना है? सलाम लेनी है, हैंडशेक करना है। अच्छा जी, आपने कुछ चीजों के ऊपर गौर करना है, हाथ के ऊपर और फेस के ऊपर और आइज के ऊपर, 3 चीजें, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। 3 चीजों पे आपने गौर करना है। थोड़ा सा झुकाओ, आई कांटेक्ट और स्माइल। थैंक यू। सो आपकी एक एक चीज जो है कम्युनिकेशन में वो मैटर कर रही होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है हमारा रेपो बिल्डिंग। अब रेपो बिल्डिंग के लिए एक और चीज आपको चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपको पता है ऑब्जर्वेशन की वजह से दुनिया में बहुत बड़े बड़े वाक्य जो हैं वो रूनुमा हुए हैं। छोटे से एक्शन से हम रिएक्शन को समझते हैं, और क्या होता है, एटम बम की थ्योरी हमारे सामने आ जाती है। न्यूटन की थ्योरी, सेब देखा तो देखे ना, गिरता हुआ तो किसने नहीं देखा था, कईयों के सर पे भी लगा होगा, लेकिन किसने सोचा यार सेब क्यों गिरा है, और फिर उस ऑब्जर्वेशन ने इतना बड़ा लॉ जो है वो दे दिया। सो ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप ऑब्जर्व करते हो तो तब जाके आप प्रॉपरली किसी भी बंदे को बता सकते हो कि हु आर यू एंड हु एम आई। अगर आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं एनवायरनमेंट में कहां पे क्या चीज पड़ी है, आपको पता ही नहीं कुर्सियां कहां पे पड़ी है, आपको उसको इनवाइट करना चाहिए, आए सर बैठे हैं, अच्छा इधर कुर्सी नहीं है, चलें इधर आ जाएं। आओ, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा क्या कर देती हैं, इंपैक्टफुल बना देती हैं। आप अच्छा कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हो? आप दूसरे लोगों को अपना एक इंप्रेसिव जो है लुक, अपना इंप्रेसिव बिहेवियर वो शो करना चाह रहे होते हो। ऐसे ही होता ना, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की मोस्टली जब वर्कशॉप्स करवाता हूं तो बहुत सारे लोग इस वर्ड से बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। तो थिंक दैट कि ये जो बंदा एक कम्युनिकेटर होता है ना, ये लोगों की राय को बिल्ड कर देता है। एंड इट्स ट्रू। कासिम अली शाह, लोगों की राय बिल्ड की कि नहीं? सो आपके पास अगर एक एबिलिटी है एंड यू कैन यूज दैट, तो आप उसके साथ बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि प्रॉपरली आपकी उसके ऊपर कमांड हो। हाँ जी, ये हमने थोड़ी सी बात कर ली, रेपो बिल्डिंग की, ऑब्जर्वेशन की भी बात होगी। अब हम क्या उस बंदे के साथ बिल्कुल मुंह उठा के बातें शुरू कर देंगे या कुछ और भी समझने की कोशिश करेंगे? हम इसको एक सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड देते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। देखें कैसे पता चलाता है एक इंटरव्यूअर कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। चलें, बॉडी शिवर कर रही होगी। कैसे पता चलाता है कि आप कंफ्यूज हो? कैसे? आपकी आवाज से। चलें जी, आपकी आवाज से पता चल गया। हाँ जी, कैसे पता चलाता है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, उसने पूछा कुछ और है? कैसे पता चलता है कि आप फौरन गुस्से में आ जाते हो? वो इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, इंटेग्रिटी का लेवल क्या, आप कितना किसी बात को बेयर कर सकते हो।
आपको कोई बात पिंच की जाए तो आप कितना उसको बेयर कर सकते हो? क्यों ये सारी बातें क्यों देखी जाती हैं? आपको एक रूम से उठा के उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी में रख देना है, और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फन क्या है? लोगों के साथ डील करना। जिसको वो आता है वो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में होता है। दुनिया में पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनको रिश्ता बनाना नहीं आता, ताल्लुक वास्ता बनाना नहीं आता, इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सो दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? जस्ट अ शेक हैंड। आपको अगर सलाम लेनी आती है, एक रिश्ता, एक वास्ता, एक ताल्लुक वास्ता बनाना आता है, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। सो ये सारी चीजें क्यों मैटर करती हैं? उसने कल को आपको एक एनवायरनमेंट में बिठाना है जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे और लोग होंगे, कोई किसी कल्चर से आया हुआ है, कोई किसी कंट्री से आया हुआ है, किसी का कोई शहर है, ये सारी डाइवर्सिटीज वहां पे होंगी और आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है। अनकॉन्शियसली आप कुछ बातों का जवाब बड़े रूड से बिहेवियर में दे रहे होगे, वो समझ जाएगा यार इसमें टेम्परामेंट लो है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है। सिचुएशन चाहे बाहर जो भी थी, वो उस कमरे के दरवाजे से बाहर थी, सो आपको उसे वहीं पे छोड़ के आना है। आपको अपने आप को क्या करना है? रिलैक्स करना है। एक और चीज होती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्या चीज ऑब्जर्व की जाती है कि बहुत सारे लोग एक प्राइड सा लेके जाते हैं अपने साथ। किस चीज का प्राइड? मुझे सब पता है। वो कोई भी आंसर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो बंदा आगे से ऐसे शो करता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। वो हर बात का आंसर देने की कोशिश करता है, इवन वो वाली बातें भी जिसका उसे आंसर नहीं आता होता। उसने शायद कहीं से सुना होता कि यार जवाब जरूर देना है, जो मर्जी हो जाए। हालांकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज ये भी है, अगर एक किसी चीज का नहीं पता ना, सिंपली से आई डोंट नो, मैं सीख लूंगा। एक अच्छा तरीका जवाब देने का, सर करंटली ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह इसको एज सुन एज पॉसिबल सीख सकूं। इट्स अ गुड आंसर। ओके जी, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अगर इंटरव्यूअर जज कर सकता है कि इसके बंदे के अंदर ये कमी है, तो क्या इंटरव्यू देने वाला इन चीजों को जज करने की एबिलिटी नहीं रखता? बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो रखता है ना। अगर ये वर्ड सुने हुए यार इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है, तभी वो ऐसा कर सकता है ना। फिर उसके बाद एक और चीज आती है, जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसकी तरफ से आपको एक्सप्लोर करने की एक सेंस जो है वो सामने नहीं आ रही होती। आपको ऐसा फील हो रहा होता है शायद ये मुझे एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, मेरी एबिलिटीज के बारे में नहीं जानना चाहता, ये जानना नहीं चाहता कि मेरा सीजीपीए क्यों अच्छा था, ये जानना नहीं चाहता कि मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। जब आपके माइंड में ये सवाल चल रहे हैं तो आप खुद उसे क्लू क्यों नहीं देते कि यार मुझसे ये भी पूछो, आई हैव दीस एबिलिटीज। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका आंसर जो है वो इतना कंक्रीट होना चाहिए कि आप क्या करें, प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट उसे देना चाह रहे हैं आप उसे कन्वे कर सकें। याद रखिएगा, जब भी हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं, वैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, देख लें। मैं 3 के ऊपर फोकस करूंगा यहां पे, 7 C's में से ही हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। पहली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। मैं आपसे किसी सवाल का जवाब मांगना चाह रहा हूं, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्या आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माशाल्लाह से कैंडिडेट इतने चीते होते हैं को कम्युनिकेट कर देते हैं। सो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। देन उसके बाद, कॉन्सेप्ट्स के बाद क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट का आपको पता है, क्या आपको क्लियरली कम्युनिकेट भी करना आता है कि नहीं? अगला सवाल ये है, क्या आपको क्लियरली कम्युनिकेट भी करना आता है कि नहीं? इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो, आपको पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो आई होप कि कल कुछ पता चले होंगे, कुछ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें शेयर करूंगा, उसमें पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, वो होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके अपनी क्लैरिटी सामने लेके आ सकते हो कि यार इसका आंसर कितना देना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है दैट इज कंसाइजनेस। अक्सर एक सवाल किया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो जी, इंट्रोडक्शन सुनिएगा। माय नेम इज आतिफ, माय फादर नेम इज मोहम्मद असलम, माय ब्रदर नेम इज मोहम्मद अदनान, माय सिस्टर नेम इज मरियम, and I have graduated from University of the Punjab. My friend have graduated from University of Karachi. My father is doing a business
सारी चीज़ें, लंबी कहानी होती है। मुझे ये बताएं, क्या ये सारी चीज़ें उसका कंसर्न है? आपकी ज़ात उसका कंसर्न है। तो आपने क्या उसे कम्युनिकेट करना है? अपनी ज़ात। आपके पहले सेशन में जो आपके नाम के साथ आपको कुछ एक्रोनिम्स लिखवाए गए थे, वही सारी कहानी आपने उसको बतानी होती है कि मैं रिलायबल हूँ, मैं लर्निंग एटीट्यूड है मेरा, मैं सीखता हूँ, मैं दूसरों के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ चलता हूँ, आई एम ए गुड टीम प्लेयर। ओके जी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है वो क्या होता है कि अब हमें बैठना पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। यहाँ पे जनाब इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, आप आए रूम में, क्या इंटरव्यूअर के बैठने से पहले आपको बैठ जाना है? पहले बैठने दें इंटरव्यूअर को, फिर आप आराम से बैठें और बैठते हुए कम से कम इतना ज़रूर ये जहन में रखें, रुकू में नहीं चले जाना, ठीक है? कम से कम आपका फेस जो है वो उसकी तरफ हो, थोड़ा सा इसको खींचें। और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सर ये रखी सीवी और बैठ गए इंटरव्यू देने। इज दिस अ गुड वे? नो। सो आपकी जो चेयर की स्पेस है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करती है आपका आंसर देते हुए भी। सो कैसे? यहाँ पे सिर्फ इतना सा कि आपके हाथ यहाँ पे भी नहीं आ रहे, टेबल के ऊपर भी, और आप सुकून से यहाँ बैठे हो। और फिंगर्स क्रॉस्ड नहीं करने। फिंगर्स क्रॉस मीन्स दैट यू आर कंफ्यूज। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। हमेशा अगर आपने बैठना है, सुकून से ऐसे करके हाथ रखें, सी, नॉट क्रॉस्ड। इसका मतलब क्या है? दैट यू आर रेडी। सिंपल, सुकून से ऐसे बैठें। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो चेयर को यहां पे भी कर लेते हैं। अब अनकॉन्शियसली हमारी आदत क्या है? ऐसे करके बैठने की। सो इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो हम चल भाई इजी हो जाते हैं, तो फिर वो भी क्या कहता है? चल भाई। यही सेम स्टाइल होता है। और फॉर गर्ल्स की मोस्टली जो है वो आदत होती है वो ऐसे करके बैठती हैं। दिस इज अ डिफेंसिव पॉस्चर, कि आप उस बंदे के साथ डिफेंसिव मोड में हो। यू आर नॉट इन द फेज ऑफ एक्सेप्टेंस। आप नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हो उसकी अथॉरिटी को, या वो जो कुछ कहना चाह रहा है, आप शायद उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, आप ऐसे बैठ जाते हो। और जब हम इस पॉस्चर में बैठते हैं तो अगली चीज़ पता क्या होती है? टेक लगानी ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली ये पॉस्चर हमें मजबूर करता है कि हम टेक लगाएं। हम ऐसे होकर नहीं बैठ सकते, बहुत अजीब लगता है। सो चेयर का जो डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए कि कितना है। आप सुकून से ऐसे करके बैठें, कंफर्टेबल होके, और बिल्कुल टेक नहीं लगानी। कम से कम ऐसे आपकी जो कमर है वो सीधी हो और आपका फेस इंटरव्यूअर की तरफ हो। अच्छा, अब क्या होता है? वो अपने कागज शागज इधर उधर कर रहे होते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा वो तीसरा बंदा जिन्होंने बिठाया होता है ना, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा होता है सर आपने कागज इधर उधर करते हैं। उतनी देर में वो अपनी गेम कर रहा होता है। आप क्या करते हैं? वो समझ जाता है ये कंफ्यूज है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और बाज़ औक़ात आप आंखों से इशारा भी देते हो, यार आती होगी उनसे, तो समझ जाता है शॉर्ट टेम्परामेंट वाला बंदा है। सो ये जो छोटे छोटे से क्यूज होते हैं, ये बेसिकली जो वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट बिठाया होता है वो नोट करता है, यार ये बंदा कर क्या रहा है, इसका टेम्परामेंट किस तरह का है, क्या ये ज़्यादा देर चीज़ों को बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं, ये बिहेव कैसा करेगा इससे अब्रप्टली अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीधे कर रहे होते हैं, कुछ टाइम लेते हैं वो फिर जानबूझ के, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे, देखना शुरू करेंगे, अच्छा, आप उतनी देर में ना बस ऐसे गुमसुम हो गए, और इतने गुमसुम हो जाते हैं कि ज़हन में नहीं रहता कि इंटरव्यू देने बैठे हैं। वो फिर वो सवाल अचानक पूछता है, अच्छा आपने तो CV में लिखा हुआ है कि MBA है, लेकिन जो आपने अप्लाई किया था उसमें BA लिखा हुआ था, क्यों? आप परेशान हो जाते हो। सर तब मेरा BA था, तो अब मैंने MBA कर लिया। अचानक जवाब देते हो ना, तो उससे होता क्या है, वो समझ जाता है यार ये अब्रप्टली अगर कोई सिचुएशन आएगी उसको शायद डील ना कर सके, शायद ये कोई अचानक कोई इससे सवाल किया जाए ये उसको डील ना कर सके, शायद ये मल्टी स्किल्ड पर्सन नहीं है, शायद ये मल्टीटास्किंग को हैंडल नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल लेता है आपके उस एक जेस्चर से। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है, गर्ल्स वाली साइड पे मोस्टली हाथ ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे। कोशिश करें कि आपके जो हाथ हैं ये आपकी बॉडी है इससे थोड़े से बाहर निकलें बस, और कोशिश आपकी पाम्स जो हैं, ये हथेलियाँ
कोशिश करें ऐसे रहें। ये एक लर्निंग एटीट्यूड शो करता है। और क्या चीज शो करता है? दैट यू आर कीन टू वर्क फॉर समथिंग। एक्सेप्टेंस शो करता है, रिलायबिलिटी शो करता है। ये चीज आपने इसके ऊपर भी वीडियोस देखनी है। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने हैं? बैग में? कहाँ? यहां पे। फाइल खुलने का जो एक होता है, साइड होती है, वो आपके लिए ओपन होनी चाहिए या उस पर्सन के लिए? उस पर्सन के लिए। दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जो कि मैटर करती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका आई कांटेक्ट। जब आप उसको सवाल का जवाब दे रहे हो, आपका आई कांटेक्ट किस तरफ होना चाहिए? उसके साथ। क्या कॉन्स्टेंटली उसको स्टेयर करते रहना है? कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहना है? ठीक है। अगर 1 मिनट आप टॉक करते हो तो कितने सेकंड तक उसे देखना चाहिए? 30 सेकंड तक। जी, रिसर्च कहती है कि आपका आई कांटेक्ट किसी भी कन्वर्सेशन में 100% नहीं होना चाहिए, 80 to 90%। दैट इज गुड। अगर आप 100% समझते हो ना, तो अगले बंदे को लगता है यार ये मुझे घुरी क्यों डाल रहा है। सो अगर पैनल इंटरव्यू है, देखिए पैनल इंटरव्यूज भी होते हैं, आप कभी उधर देखते हो, जो बंदा बात कर रहा है ना, कम से कम उसकी तरफ जरूर देखो। और जो इधर उधर है, ड्यूरिंग दैट पॉज, वो जो 10 to 20% आपने पॉज लेना ना एक बंदे के साथ आई कांटेक्ट करते हुए, वो पॉज आप इनके साथ शेयर करो। इनको देखो यार, उनके फेस के एक्सप्रेशंस क्या चल रहे हैं। लेकिन ये है कि आई कांटेक्ट करते हुए ये नहीं कि देख इसको रहे और साथ में पड़े गमले के पे भी नजर आए, ये उठाना चाहते हुए। सो आई कांटेक्ट जो है प्रॉपरली जो पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ होना चाहिए। ओके जी, यहां तक क्लियर? अगर आपसे वो एक सवाल कर ले, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, व्हाट विल यू आस्क? क्या पूछना चाहिए? सर कितनी सैलरी देंगे? हाँ ऐसे ही, सर मुझे काम कहाँ करना है, यही पूछ सकते हैं। वेरी डिसेंट क्वेश्चन। यू नो व्हाट्स दैट? सर मैं कब से ज्वाइन करूँ, व्हेन शुड आई ज्वाइन? अगले सवाल बाद में पूछ लेंगे, सर सैलरी कितनी, ये वो ऐसा वैसा। वो कुछ आप जेडी में पढ़ के ही आए हो ना। सो जब वो आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उसको क्लू जरूर दें, सर व्हेन शुड आई ज्वाइन। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, वो कहते हैं जिसको अपना मुकदमा नहीं लड़ना आता, हमारी कंपनी का कहाँ से लड़ेगा। सो कहते हैं ठीक है ओके आप जा सकते हैं। सो सवाल ज़रूर पूछें। इंटरव्यू में कभी बेग नहीं करना, सर मेरी अम्मी बहुत बीमार है, सर मुझे जॉब देते हैं। ऐसे नहीं होता। उसका आपकी अम्मी के बीमार होने से कोई कंसर्न नहीं है, तो आपको टीका लगवाने के पैसे ज़रूर दे सकता है, लेकिन जॉब नहीं देगा फिर। सो बेग कभी मत करो। मैंने आपको क्या बताया, जब हम एक ऐड पढ़ते हैं, जेडी को देखते हैं, तो जॉब असेसमेंट वहीं से कर लो कि मैं इस काबिल भी हूं कि नहीं, इस जॉब के काबिल भी हूं कि नहीं। अगर नहीं हो काबिल तो मत अप्लाई करो। बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे दरवाजे और खुले हैं, जहां पे आप नॉक करोगे तो वो जरूर खुलेगा। सिर्फ जॉब के लिए मत जाएं, इंटेग्रिटी के लिए जाएं। अगर वो होगी तो जॉब प्रॉपरली चलती रहेगी, सब कुछ ओके रहेगा। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहां से। पैसे कमाने के 1000 और तरीके हैं, और बहुत सारे लोग 1000 तरीकों से कमा भी रहे हैं। अच्छा जी, हम जरा क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज आती है? ये मैंने शुरू कहां से किया? आपके दिमाग से, इनपुट से, ठीक है। फिर यहीं पे हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस फिक्स की, यहीं पे हम लोग लिसनिंग की तरफ आए। अब हम लोगों ने आई कांटेक्ट पे भी बात कर ली। हम लोगों ने उसके बाद अब बात करनी है आपकी टोन ऑफ वॉइस पे। आप जब बात करते हो, आप लफ्जों को इंपैक्टफुल कैसे बना सकते हो, इन चीजों को प्रैक्टिस करें। कहां से? रेडियो सुने। अगर आपकी जो वॉइस की टोन है वो आपसे मैनेज नहीं हो रही, मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेडियो प्रोग्राम सुने, लेकिन सीरियस वाले, जहां पे अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं। अच्छे टीवी शोज, जो प्रोग्राम जहां पे सुकून से बोलते हैं। ये जो भी 7 से 10 तक का जो होता है ना टाइम, इस वाले नहीं। यहाँ पे शायद ही आपको कोई अच्छा मिले जहां पे सुकून से बोलने वाले लोग हों। हाँ जी। देन उसके बाद बॉडी पॉस्चर और जेस्चर पे आ जाते हैं। आपकी ये जो हाथ होते हैं, इनकी मूवमेंट क्या कहलाती है? आपके जेस्चर्स। ऐसे ही होता है। तो ये कितनी होनी चाहिए? अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या मुझे ऐसे करके बात करनी चाहिए? आपकी बिल्कुल कोशिश ये करें कि जब किसी चीज पे स्ट्रेस भी देना है ना, तो मैक्सिमम आपके जो हाथ हैं वो यहां से नीचे नहीं जाने चाहिए, वो यहां तक रहे। स्ट्रेस भी देना है तो। और अगर आपने किसी चीज को शो करना है कि वो बहुत बड़ी है और बहुत लार्ज है, तो थोड़े से आप हाथ खोल सकते हैं, ये नहीं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एनवायरनमेंट।
याद रखिएगा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि हम वही कम्युनिकेट करते हैं जिस चीज़ की इनपुट लेते हैं। जैसा इन्वायरमेंट बनाएंगे वैसा ही आप आगे क्या करेंगे, कन्वे करते जाएंगे वैसी ही चीज़ें। अगर आपकी यारी दोस्ती अच्छा बोलने वालों के साथ है तो आप अच्छा ही बोलेंगे। और उसकी मिसाल क्या है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक वास्ता क्या है, बोलने के साथ, बात करने के साथ। सो उसका असर क्या होता है, बात करने का तरीका आता जाता है, पॉलिश होती जाती है एक चीज़। सो अपना इन्वायरमेंट वैसा बनाएं, कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ एटलीस्ट मत बैठें, वो आपकी थिंकिंग को नेगेटिव कर देंगे, क्रिएटिविटी टोटली डंप होकर रह जाएगी। ओके जी, दैट इज एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।